एग्योक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक खास मेहमान के साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हमने पहले भी आप सबके साथ एक कार्यक्रम लेके आए थे आप सबके सामने। मेरे साथ दीपक चौहान जी मौजूद हैं, जो भारत के जाने माने कम्युनिटी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दीपक चौहान जी सीधा हमारे साथ पुणे से जुड़ चुके हैं। और दीपक चौहान ने, जैसा कि पहले भी मक्के को लेकर हमने जब वीडियो दीपक जी के साथ बनाया था, जब जो भविष्यवाणी की थी कि मक्का थोड़ा सा तेज रहेगा, तो वही भविष्यवाणी कहीं ना कहीं स्टिक बैठी जो दीपक चौहान जी ने उस टाइम पे की थी। तो मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दीपक जी का, कीमती समय से समय निकालकर एग्योक न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। वो मुद्दा है सोया को लेके। तो सोया को लेके आज हम दीपक जी से अपने कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो दीपक जी, सबसे पहले तो आप सबका एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं एग्योक न्यूज पर, और बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। आप अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे दर्शकों तक पूरे एक तरीके से फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो दीपक जी, तो सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, अगर सोया की बात करें तो सोया का उत्पादन कितना रहने वाला है अब की बार, अगर हम देश की बात करें। और क्योंकि मौसम की अगर मार देखें, काफी दूसरी फसलों पर देखी जा सकती है कि मौसम की वजह से, जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया था। तो सोया को लेकर आप क्या कहेंगे? तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और आपके दर्शक मित्रों को भी मेरा प्रणाम। तो ये हम दूसरी बार मिल रहे हैं और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि आज की डेट में सोया क्रॉप को लेकर क्या अनुमान या क्या एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। तो देखिए कि ये जो साल है तो इसकी विशेषता यह है कि जून में बारिश कम था और जुलाई में लगभग पूरे साल का एवरेज का बारिश आ गया। मतलब लातूर हो, नासिक हो, महाराष्ट्र की बात चल रही है। तो हुआ ये कि जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश रही और कहीं ना कहीं हुआ ये कि खास करके दक्षिण मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में थोड़ी समस्या है, लेकिन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल के बारे में रिपोर्ट ठीक है, अच्छे है। वाटर लॉगिंग और सनलाइट के अभाव में जो 10-15% एरिया बाधित होगा, लेकिन क्या है कि हर साल हम देखते हैं कि वेदर रिलेटेड समस्या के कारण 10-15% ऐसे ही क्षेत्र बाधित होता रहता है। लेकिन मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का एक बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एज ऑन डेट आज तक जो भी नुकसान होगा वह बढ़ते हुए एकरेज में समायोजित हो सकता है। मसलन हमारा भारतवर्ष का जो सोयाबीन का एकरेज है वो 120 लाख हेक्टर पार कर चुका है और पार करेगा। अभी नंबर्स आएंगे गवर्नमेंट के लास्ट में, जो आने वाले अभी चालू हफ्ते में। तो ये नंबर अगर हम 5 इयर्स का एवरेज निकाले या पिछले 2 सालों का एवरेज निकाले और उसको पिछले 3 सालों के मुकाबले कंपेयर करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं सोयाबीन के अच्छे दाम के चलते सोयाबीन के एरिया में, सोयाबीन के बुआई में एक अच्छी बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में आज की डेट में बहुतांश जो जिले हैं उसका नंबर 1 फसल अब सोयाबीन हो चुकी है। और हमारे कुछ फार्मर मित्र उनकी टेक्नोलॉजी, जिसको बीबीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, ब्रॉड बेड, तो वहां पर ऐसे ज्यादा बारिश आने के बाद जो जो प्रैक्टिसेस चाहिए होते हैं क्रॉप के लिए, वो करने वाले भी कुछ फार्मर है, या कई कई सोयाबीन क्रॉप ये बारिश को रिकवर कर जाता है बाद में। तो हमें रिपोर्ट आए कि पहले जो येलो क्रॉप हो गया था, बाद में जैसे ही सनलाइट या सूर्य प्रकाश के दिन बढ़े तो क्रॉप रिकवर हो गया।
तो एज ऑन डेट जो आपका सवाल था, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश से भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कुछ बड़ी समस्या क्रॉप में मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक टोटल मतलब उत्पादन का सवाल है, तो ये बात थोड़ा अंडरलाइन करना पड़ेगा कि जहां तक टोटल उत्पाद का सवाल है, वहां पर आने वाले समय में, यानी सितंबर और अक्टूबर में वेदर कैसा रहेगा, इस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आज तो हम अगले मतलब वेदर के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है अगले 2 महीने के लिए। एज ऑन डेट तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आने वाले 2 महीने के वेदर के संदर्भ में स्पेकुलेशन करना ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। यही एज ऑन डेट आंसर हो सकता है आपका सवाल। जी 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 जी, धन्यवाद। आपने बहुत सही जानकारी दी है, इसकी बिल्कुल सटीक जानकारी दी है। तो अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट भी कहीं ना कहीं दीपक जी इफेक्ट करती है इंडिया को। तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसा है प्रोडक्शन और डिमांड की, अगर बात करें एक तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो? बड़ा आपने सही कहा कि हमारा सोयाबीन का मार्केट, जैसे क्रूड ऑयल ग्लोबली ट्रेड होता है, ऑयल गोल्ड ग्लोबली ट्रेड होता है, उस प्रकार से हमारा सोयाबीन का मार्केट ये सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से लिंक है। तो उसी उस दिशा में अगर कहा जाए तो यूएसडीए, यानी यूएसडीए ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो यूएसडीए ने अभी अगस्त माह में वैश्विक डिमांड और सप्लाई का एक एस्टिमेट जारी किया। उस अनुसार 39 करोड़ टन का सोयाबीन का उत्पादन प्रोजेक्टेड है, जो आज तक का एक नया रिकॉर्ड है। और साथ ही में 10 करोड़ टन कैरी ओवर, यानी पिछले 3 सालों में सबसे अच्छा कैरी ओवर का प्रोजेक्शन दिया है 22-23 के लिए। सोया डीओसी का उत्पादन का अनुमान 25 करोड़ टन उत्पादन अनुमानित है, सोया मिल या सोया डीओसी का। और 1.4 करोड़ टन का कैरी ओवर, यानी ये भी नंबर एक अच्छा नंबर है। सोयाबीन और सोया डीओसी का जो खपत, जो उत्पादन है वो खपत से आगे है, ये हमको देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन की तुलना में उत्पादन के जो नंबर्स है वो अच्छे हैं। तो ये चीज हमें अंडरलाइन करके इसको देखना पड़ेगा। थोड़ा सोया ऑयल में बिगिनिंग स्टॉक थोड़ा कम उस रिपोर्ट में आका गए, और लेकिन टोटल जो उत्पादन अनुमानित है सोया तेल का, वो 6 करोड़ टन का उत्पादन अनुमानित है। इसीलिए सोया तेल का एंडिंग स्टॉक में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है उस रिपोर्ट के अनुसार। कुल मिला के सोया तेल, डीओसी और सोयाबीन का सप्लाई साइड अच्छा रहने का 22-23 में अनुमान है, जो कि एक अच्छी चीज है। जी यहां पर सोया तेल की डिमांड बायोडीजल हेतु बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड वाइड ऑयल में, और स्पेशली सोया तेल में भी। इसी कारण क्रूड ऑयल पर बहुत सारी चीजें निर्भर होगी, और हमको क्रूड ऑयल पर नजर रखना पड़ेगा। और दूसरी ओर, जैसे आपने वैश्विक उत्पादन के बारे में पूछा, तो वहां पर जैसे हमने वहां पर भी अभी क्रॉप मिडिल स्टेज में है। क्रॉप रेटिंग आज तक तो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले समय में यूएस का वेदर कैसा रहेगा, हार्वेस्टिंग का पहला जो 1.5-2 महीना अभी बाकी है, तो उस वेदर पर सीबॉट फ्यूचर्स का ट्रेंड यानी या प्राइसेस बहुत ज्यादा निर्भर रहेगा। आज तक वेदर का एस्टिमेट क्रॉप के लिए अच्छा साबित हुआ है, और उसका ही असर हमको पिछले हफ्ते में थोड़ा नरम दिखाई दिया प्राइसेस। तो सारांश में, लोकल हो या ग्लोबल, आने वाले 1.5-2 महीने में
वेदर अगर क्रॉप फ्रेंडली रहता है तो प्राइसेस में स्थिरता एवं थोड़ा डाउनवर्ड बायस भी हमको दिखाई दे सकता है। ये आंसर मुझे लगता है कि इतना ही कहा जा सकता है उसके बारे में। जी, उम्मीद यही करते हैं दीपक जी, मौसम थोड़ा क्रॉप के फेवरेबल बना रहे ताकि हमारे किसान भाइयों को जैसा कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा कम मिलने की उम्मीद है, प्राइस नीचे जाने की उम्मीद है। और अगला सवाल मेरा दीपक जी ये है कि जो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में हुआ क्या कि पिछले साल 3,880 रुपए जो एमएसपी था ना, तो जिस किसान ने उत्पाद किया उसको महंगा बिका, और जिसको कंज्यूम करने वाले जैसे पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, पोल्ट्री फार्मर्स थे, उनको डीओसी 10,000 क्विंटल तक पहुंच गया, तो उनको भी महंगा खरीदना पड़ा और किसान को जो जिसने उत्पाद किया उसको सस्ते में बेचना पड़ा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? और जैसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल चला कि हमने पहले एक्सपोर्ट कर दिया और उसके बाद फिर हमने इंपोर्ट करने की मांग सरकार के सामने रखी, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या वैसी स्थिति बन सकती है इस साल भी? ये ठीक सवाल है ये। तो जहां तक पिछले साल की पुनरावृत्ति का सवाल है या पिछले साल जैसा ट्रेंड हो सकता है क्या, तो मुझे ऐसी कोई संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है कि पिछले साल जैसा भाव बढ़े, या पिछले साल जैसे आपने कहा कि 10,000 टन तक प्राइसेस गया था डीओसी का। तो खास करके डीओसी के संदर्भ में पिछले साल जैसी संभावना अभी मुझे दिखाई दे नहीं रही है, और इसके कुछ रीजंस है। वर्तमान वर्ष में जुलाई एंड तक सोया डीओसी कितना एक्सपोर्ट हुआ, तो वो लगभग 5.8 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है चालू मार्केटिंग वर्ष में। यानी मान लीजिए कि आप अक्टूबर से लेकर जुलाई तक, मतलब लगभग 6 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है, ऐसा मान लीजिए। वही पिछले साल में 19 लाख टन इतना सेम कालावधि में एक्सपोर्ट हुआ था। तो ये दो नंबर में आपके सवाल का सबसे बढ़िया आंसर ये दो नंबर्स में छुपा हुआ है, ये पहली बात। हालांकि ये आंकड़े सभी सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ने जारी किए हैं। हमारे वाणिज्य मंत्रालय और डीजीएफटी के माध्यम से जो आंकड़े मिलते हैं वो थोड़ा लेट मिलते हैं, लेकिन सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन जल्दी कंपाइल करता है आंकड़ों को और हमारे सामने रखता है। तो ये आंकड़े सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। दूसरा मुद्दा, सोपा का रिपोर्ट अगर हम प्रमाण माने तो दूसरी ओर मतलब सीजन के, ये चालू जो सीजन है उस सीजन के आखिर तक वर्तमान वर्ष में 27 लाख टन रहने का अनुमान है। मतलब हमारा कैरी ओवर, सीड का कैरी ओवर मैं बोल रहा हूं, और पिछले साल कैरी ओवर सीड का ना के बराबर था। इस साल हम 27 लाख टन, यानी डोमेस्टिक हमारा जो कंजम्पशन है तो 4 महीने का कंजम्पशन हो जाएगा इसमें जी। तो वो पिछले साल जैसा केस बनता ही नहीं आंकड़ों के मुताबिक जी। और आंकड़े ये अभी बाजार भाव में रिफ्लेक्ट हो रहे चालू, तो किसी भी आंकड़े का अगर सही या गलत है तो उसका रिफ्लेक्शन बाजार भाव में हमें मिल जाता है। और एक मैं तीसरा आंकड़ा देना चाहूंगा आपको कि अगस्त मतलब जुलाई एंड के आखिर तक पिछले साल केवल 8 लाख टन सीड था, और वर्तमान वर्ष में जुलाई एंड तक 40 लाख टन का सीड अवेलेबल है, ऐसा सोपा का कहना है जी। तो ये 8 और 40, 27 लाख टन और 0, या 19 लाख टन या 6 लाख टन, ये आंकड़ों में पता चल जाता है हमको। और अब जब आंकड़ों को क्रॉस चेक करने के लिए जब हम सवाल पूछते हैं फार्मर्स से, स्टॉकिस्ट लोगों से, कुछ संस्थाएं हैं रिसर्च वाले, तो ये आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी में, धरातल में जो भी चित्र है वो मैच हो रहा है जी। तो जो भी कंडीशन है, आपने जैसे पूछा, तो मुझे लगता है कि ये कंडीशन अभी दिखाई दे रहा है जी जी। ये बड़ी सुखद खबर एक तरीके से कह सकते हैं जो आपने बताया है पोल्ट्री किसानों के लिए। अंत में दीपक जी आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा
कि आप किसानों को क्या हिदायत देना चाहेंगे अब की बार, जो सोया पे जिनका कारोबार काफी डिपेंड रहता है। जी, तो किसान भाइयों को हिदायत, तो किसान भाई खुद सक्षम है अपना, फिर भी हम कुछ ऑब्जर्वेशंस है उनसे हम एज अ फ्रेंड की तौर पर शेयर करना चाहेंगे। तो नंबर वन ये है कि जैसे आपने 2-3 महीने पहले इंटरव्यू किया था और उसमें हमने मक्के में तेजी रहने का अनुमान और उसकी खास फंडामेंटल क्या है भारत के संदर्भ में, तो वो कहा था। और सोया डीओसी ये स्टेबल टू डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसा क्लैरिटी से कहा था, तो वैसा ही हुआ है लगभग। जी और आज जो हो रहा है हम देख रहे हैं सामने, मक्का कहाँ पर निकल गया और सोया का क्या रेट है, ये पहला मुद्दा। जी मुझे जिस प्रकार से विश्व का एक जो अर्थव्यवस्था हो या जो पॉलिटिकल टेंशंस हो या कोरोना जैसे पैंडेमिक हो या सप्लाई साइड डिसरप्शंस हो या वेदर में जिस प्रकार का चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया में वर्तमान वर्ष में 122 साल का हाईएस्ट टेम्परेचर हमने रजिस्टर किया। तो सारांश नटशेल में जो पॉलिटिकल टेंशंस हो, यूक्रेन रशिया वॉर हो या वेदर रिलेटेड कंसर्न्स हो या कोरोना जैसे इवेंट हो या सप्लाई चेन डिसरप्शन हो उसकी वजह से, तो इसमें ये सीख मिल रही है अभी कि हम एक अंडा हो या ब्रॉयलर का उत्पादन हम मैनेज करते हैं, उसका एक अच्छी तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल की ओर हमने पीट की हुई है। रॉ मटेरियल की ओर हम कुछ देखते ही नहीं और रॉ मटेरियल हमने छोड़ दिया है, जो जी भी घटना घटती उस पर। तो ये मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल का परचेस हो, स्टॉक हो या स्टॉक का यूजेस हो, इसका एक हमको प्लानिंग करना पड़ेगा आगे चलकर। जी जब जब मतलब क्या, तो थोड़ा सा इस मसलन में उदाहरण के तौर पर कहूंगा कि जब जब देश में मक्के के भाव वैश्विक तुलना में सस्ते होते हैं, तब हमें स्टॉक करना ही होगा मक्के का, नहीं तो निर्यातक माल लेके जाएगा और हमें आज जैसे हालातों का सामना मक्के के संदर्भ में करना पड़ेगा। वही सोया डीओसी में पिछले साल हुआ था। तो सीधा सूत्र क्या कि वैश्विक बाजार भाव की तुलना में हमारे भाव अगर सस्ते हैं तो हमको धीरे धीरे स्टॉक बढ़ाना है उस कमोडिटी का, हमारे अगले, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं और एक अंडरलाइन करना चाहूंगा कि हमेशा स्टॉक लगाना ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है हमेशा। जैसे भारत में सोया डीओसी के रेट वर्तमान वर्ष में वैश्विक बाजार के मुकाबले सोया डीओसी के रेट ये ज्यादा थे, $100-150 प्रति टन की डिस्पेरिटी में थे हम। इस वजह से निर्यात कम हुआ और भाव में हमको दबाव दिखाई दिया। हम पहले से ही ऊपर चल रहे थे, थोड़ा ऊपर से कम हो गए और आगे जैसे हमने पहले कहा अगर वैश्विक फसल अच्छी रहेगी तो और भी दबाव दिखाई देगा। जी लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जी अंडा और चिकन के भाव हमारे हाथ में नहीं है। जी बाजार भाव ब्रॉयलर का लिफ्टिंग रेट हो और या अंडे का रेट हो, साल भर कितना वेरिएशन, लेकिन रॉ मटेरियल जब जब फेयर प्राइस, वाजबी दाम या सस्ता रहता है, तब वहां पर थोड़ा फंड्स लगा के हम कॉस्ट में बचत कर सकते हैं। जी और उस वक्त हम सोया और मक्का फार्मर को भी जब जब एंड यूजर स्टॉक लगाने हेतु आता है तो उसको भी गिरे हुए दाम को एक सपोर्ट मिल जाता है और हमें भी फायदा होता है, नहीं स्टॉकिस्ट या एक्सपोर्टर लेके जाता है। तो ये चीज मैंने पहले भी कही थी, ये मुद्दा हमको ये ध्यान में रखना है कि हम ब्रॉयलर का प्लेसमेंट या कितना एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी बिल्डिंग या एक्सपांशन जितना हम कर रहे हैं, तो एक्सपांशन में कहीं हम रॉ मटेरियल के लिए जो फंड्स उसको तो नहीं हानि पहुंचा रहे हैं, या रॉ मटेरियल के लिए हम इस पर ध्यान
हमने बढ़ा दिया कैपेसिटी, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास पैसे नहीं रहते। मैं तो कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल के लिए हमको अग्रिम या एडवांस में नियोजन करना पड़ेगा जी ना, कहीं एक्सपांशन की ओर ज्यादा न जावे और हमको रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन या बैकवर्ड जो हमारा सिस्टम है पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और उसका समय समय पर यूजेस का, समय समय पर परचेस का, यहां पर हमको ध्यान देने की जरूरत। तो आज की डेट में जिसका रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट यानी समय पर स्टॉक और समय रहते यूज, उन्हीं किसानों को या पोल्ट्री इंटीग्रेटर्स को कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। और जो मुझे दिखाई दिया वही मैंने कहा, इसमें कोई सलाह नहीं, भाई उतने सक्षम है चीजों को समझने के लिए। जो भी जमीनी हालात थे मैंने वो नैरेट करने या रिपोर्ट करने का कोशिश किया और आपने भी, मैं आपका और सभी दर्शकों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती समय से समय देने के लिए। आपने बहुत सुंदर बात कही लास्ट में कि हम एक्सपेंशन पे ध्यान दे देते हैं कई बार, लेकिन जो हमारी फीड कॉस्ट है जिसको एक तरीके से हमने अपना पूरा जो बिजनेस है वो रन करना है, वो कॉस्ट कई बार वो कैपिटल हम नहीं बचा के रखते। तो इसलिए जरूरी है एक्सपेंशन से पहले कि जो आपकी फीड की कॉस्ट है जिससे आप अपनी इनपुट कॉस्ट काफी हद तक घटा सकते हो और अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं ताकि कभी घाटा ना आए। तो इन चीजों का एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक किसान को एक आइडियल किसान बनाती हैं और एक अच्छा फार्मर बनाती है और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाती है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं दीपक जी, मैं आपका पुनः एक बार सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद।